हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 7 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो एक वायरल पेपर आप लोगों के लिए लेकर हम आ चुके हैं, जो कि पूरा सोल्यूशन के साथ में हम आपको बताने वाला हूँ। पूरा हल करके बताएंगे और इसी तरीके से आपका 7 मार्च को पेपर आएगा। 100% में गारंटी लेता हूँ, सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिल जाएगा 7 मार्च को। और इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन के साथ में हम शुरुआत करेंगे। इसका मैं पूरा सोल्यूशन यानी पूरे का आंसर देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। और इसी तरीके से आपको कॉपी में भी लिखना है जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पावर एलिट किसकी रचना है। फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा, उसी से लिया गया क्वेश्चन है कि पावर एलिट किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो इनमें से सी राइट मिल्स हो जाएंगे राइट आंसर, यानी पहले क्वेश्चन का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में कितना है। यानी भारत में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ये कितना है, ये आपको बताना है। तो इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वी हो जाएगा 31.80%। 31 यानी 31.80% नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत है, यानी नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है स्टूडेंट। तो दूसरे का वी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं बता दूं आपको, समाजशास्त्र जो है हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप लोगों ने हमारा टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जाकर तैयार कर लीजिए और अपनी समाजशास्त्र की तैयारी को एक प्रकार से नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए, तैयारी को अच्छे से बनाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्या है स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है। समाजशास्त्र में आपके हर 10 बहुविकल्पीय में 1 या 2 क्वेश्चन आपके पुस्तक से रिलेटेड हो जाएंगे कि पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यानी जो पुस्तक है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है इम्तियाज अहमद ने, यानी तीसरे का ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो इम्तियाज अहमद जी है, ये इनकी पुस्तक है कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन, पूरा पेपर आप लोग हमारे साथ में भी सॉल्व कीजिए और अपना एक टेस्ट भी ले सकते हैं कि किस तरह से हमारी तैयारी हुई है सोशियोलॉजी की। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय समाज के खंडनात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, जाति व्यवस्था हो जाएगी, जो कि क्या है खंडनात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है। तो चौथे का सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 नंबर, किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रम के शोषण पर आधारित माना है। श्रम के शोषण पर क्या माना है स्टूडेंट, आधारित माना है। किसने माना है, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, एडम स्मिथ हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, अल्फ्रेड गेल या मैक्स वेबर। तो इनमें से आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर, यानी 5वें का वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टूडेंट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे तैयार करा दिए हैं, आप लोगों ने तैयार नहीं किया तो इसमें आपकी गलती है। जाकर आप वीडियो देख लीजिए, महातांडव वीडियो हो या कोई और भी आपका वीडियो हो, प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कीजिएगा स्टूडेंट, सोशियोलॉजी वाला। हमने उसमें सारी चीज़ें तैयारी के लिए दृष्टि से देखा जाए 2024 की दृष्टि से तैयारी की, तो हमने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को बता रखा है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जातीय नियोक्ता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये जो पारित किया गया था स्टूडेंट, ये आपका वी हो जाएगा राइट आंसर। 6 का वी वर्ष यहाँ पर देखिए 1850 में। ये क्वेश्चन को गूगल पर सर्च किया था तो 1989 दिखा रहा था। आपके हिसाब से 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया है कि भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यानी अस्पृश्यता का जो अर्थ होता है स्टूडेंट, वो होता है छुआछूत। काफ़ी ग्रामीण इलाकों में भी अभी छुआछूत को मानते हैं कि ये इस जाति का है, छू लेंगे तो दूसरा हो जाएगा। तो देखिए 7वें का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो निरोधक ये अधिनियम पारित हुआ 1955 में पारित हुआ था, तो 7वें का वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हमने आप लोगों को बता चुका हूं। आप हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो 8 का डी हो जाएगा, एक समिति है। राज्य क्या है? एक समिति है। तो 8वें का भी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में वादक तत्व क्या है? तो इसमें जो वादक तत्व बेसिकली ये है आपका संप्रदायवाद, यानी 9 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रदायवाद इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है? जो राष्ट्रवाद का उदय है इससे ये क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंध है। तो 10 का ए विकल्प हो जाएगा, राष्ट्र राज्य हो जाएगा। 10 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछा गया था इसको हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आपका 10। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर पूछा गया है और इसका भी मैं स्टूडेंट आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। 25 शब्दों में इसका आपको आंसर देना होगा और जितना पूछा गया उतना ही दीजिएगा। कॉपी वाला आप जाकर वीडियो हमारा देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, 7 मार्च को कॉपी कैसे लिखना है। तो उत्तर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को क्या है, शिक्षित माना जाता है। उस व्यक्ति को क्या माना जाता है स्टूडेंट? देखिए शिक्षित माना जाता है जो अपने विवेक से किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है। जो व्यक्ति लिख तो सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता है। तो इसी को हम साक्षरता कहते हैं। किसे साक्षरता कहते हैं? कि जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है जो विवेक यानी जो अपने विवेक से किसी भी भाषा में यानी किसी भी भाषा या अपनी भाषा में लिख पढ़ सकता है, उसी को व्यक्ति को क्या है, साक्षरता माना जाता है। और साक्षर नहीं माना जाता है, किनको नहीं माना जाता? जो पढ़ नहीं सकते। तो 11 नंबर का राइट आंसर आप देख सकते हैं। 3 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा इसी तरीके से। बस सारे क्वेश्चंस को जो बताए गए इनमें इसको भी तैयार कर लीजिए और टॉपिक वाला वीडियो हमने आप लोगों के लिए बता दिया है। पेपर आपका सेम ऐसे ही 7 मार्च को पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन चेंज होंगी। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा अपनी तरीके से। कहाँ से देगा? आपकी बुक से, बाहरी नहीं देगा। आप जाकर पेपर देकर आएंगे और क्वेश्चन को अपने घर पर मिलाएंगे अपने बुक और क्वेश्चन बैंक में, तो उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए मेकाइवर एवं, यहाँ पर एवं हो जाएगा। देखिए मेकाइवर एवं पेज किस प्रकार परिभाषित किया गया है? किसके यानी पेज ने जो परिभाषित किया है जाति को, ये किस प्रकार से किया है? तो इसके बारे में देखिए मेकाइवर एवं पेज के अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया निश्चित हो तो यहाँ पर देखिए निश्चित हो, जो जन्म से ही मनुष्य के भाग को निश्चित कर दे, जीवन पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा ना हो, तब वो जन्म क्या, यहाँ पर देखिए जन्म वर्ग जाति का स्वरूप, जो जन है जन्म वर्ग जाति का स्वरूप धारण कर लेते हैं। मेकाइवर पेज के अनुसार, जो पेज है इनके अनुसार जाति का परिभाषा दिया गया है, जो कि एक क्या है, समाज शास्त्री है यानी सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देख सकते हैं। आराम से आप वीडियो को रोककर सारे प्रश्नों को देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तन को बताइए। हमें क्या है, किन्हीं 2 परिवर्तन को बताना है स्टूडेंट। आंसर देखिए, उपनिवेशवाद के कारण पारस्परिक हस्तशिल्पों का ह्रास हुआ भारत में। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है उपनिवेशवाद के कारण पारस्परिक हस्तशिल्पों का ह्रास हुआ है। दूसरा इसमें है भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए जिसमें भूमि राजस्व का भुगतान अब नगद में किया जाने लगा है। पर पहले क्या होता था, इसका भुगतान नहीं होता था, लेकिन अब ये नगद में यानी कैश हैंड टू हैंड किया जाने लगा है। तो 13 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियां कब तैयार की, उसमें क्या वर्णित था? 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं स्टूडेंट। आंसर देखिए, ब्रिटिश भारत सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियां क्या है, तैयार की, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध क्या है, बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, क्या है, बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का क्या है, पात्र माना जाता है। तो जो ब्रिटिश सरकार ने जो है जो अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचियां तैयार की थी उनमें ये वर्णित था, आप देख सकते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर पूर्ण रूप से दिया हुआ ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को रोक कर।
उसके बाद में देखिए एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और तैयार कर लेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पेपर में पूछ लिया जाएगा तो आप लिख देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार को सांप्रदायिकता किस प्रकार नियंत्रित करनी चाहिए। जो सांप्रदायिकता है ये किस प्रकार नियंत्रित करनी चाहिए ये आपको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर के साथ में बताएंगे। देखिए सबसे पहला है, सरकार को सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता की भावना को प्रोत्साहन ना मिले। क्या है, इसे समाप्त करने के लिए सरकार को सामान्यता पर क्या है आधारित कानून का निर्माण करना चाहिए। जो कानून है इसका निर्माण करना चाहिए। दूसरा है, सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता को क्या है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रोत्साहित, एक प्रकार से जो राष्ट्रीयता है इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सरकार को सांप्रदायिकता एक प्रकार से नियंत्रण करने का यानी कंट्रोल करने का ये उपाय है। 15 नंबर भी क्वेश्चन हमने दे दिया है, आंसर दे दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। देखिए स्वतंत्रता भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बताइए। हमें क्या बताना है, इसका नगरीकरण जो है इसका प्रभाव बताना है। आंसर देखिए, आज़ादी के बाद 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। भारत में अनेक गांव की तीव्रता से क्या है, अनेक गांव में भी तीव्रता से बढ़ रही तथा नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गांवों का शहर या नगर से कैसा संबंध पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ। इसके बारे में बताना स्टूडेंट कि पश्चिमीकरण होता क्या है, प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए आधुनिक युग में भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय समाज में अंग्रेजों के शासनकाल में आरंभ हुआ। किसके शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में स्टूडेंट ये आरंभ हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं आप पश्चिमीकरण क्या है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें बताया गया है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर भी देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखिए पूरे का मैं आंसर बताऊंगा और इसी तरीके से कॉपी में भी लिखना है। कॉपी में कैसे लिखा जाता है जाकर वीडियो देख लीजिएगा। समाज शास्त्र की आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बेसिकली समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखे बाय शिवम स्टडी नॉलेज, चैनल का आप नाम लिख देंगे आपको इजीली वो वीडियो मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे आप क्या समझते हैं उत्तर के साथ में हम बताएंगे। देखिए संविदा कृषि पद्धति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का चुनाव होता है। साथ ही कंपनी अपनी जानकारी तथा क्या कार्यकारी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्यकाल होना चाहिए, जानकारी व कार्य जारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से क्या आश्वस्त रहता है, क्योंकि कंपनी पूर्व क्या निर्धारित तय मूल्य पर उपज के क्रय का आश्वासन देती है। एक प्रकार से कहने का अर्थ स्टूडेंट कि क्या पहले क्या होता था ना, पहले होता था स्टूडेंट ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये फसलों का चुनाव होता, पहले क्या होता था जो किसान होते थे वो जाकर बेचते थे, लेकिन अब ये क्या है उनके ऊपर एक प्रकार से जिम्मेदारियां हट चुकी हैं। उनको क्या है पैसे से मतलब है, वो उस कंपनी को जाकर अपना सामान बेचेंगे और वो पैसा देगा, बेचना उसका काम है, पूरा प्रोसेस उसका काम है। तो यहाँ पर वही बताया गया है 18 नंबर क्वेश्चन में। संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा भी आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सामाजिक आंदोलन की विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या है हमें विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। तो देखिए आंसर के बताएंगे हम। देखिए सामाजिक आंदोलनों को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है स्टूडेंट। सबसे पहला यहाँ पर देखिए सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, दूसरा है यहाँ पर प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन, तीसरा यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन को विभिन्न प्रकारों का उल्लेख है और 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं। यहाँ पर आप तीनों प्रकारों के बारे में देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए ज़्यादा बड़े में भी लिखना नहीं है आपको और ज़्यादा छोटे में भी नहीं। 25 शब्दों में पूछा गया है। अब ये नहीं कि आप 50 शब्दों और 100 शब्दों में लिखने बैठ जाइए, मिलना आपको 3 ही नंबर है। जितना पूछा गया प्रश्न का उत्तर उतने में दीजिए। 25 शब्दों से ऊपर जा रहा है तो 5-6 शब्द आप और लिख दीजिए,
लेकिन ज़्यादा मत लिखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर आपका ही घाटा होगा, एग्जामिनर का कुछ नहीं जाएगा, वहाँ पर क्या है वो नंबर देगा। आपने 200 शब्दों में भी लिख दिया है तो एग्जामिनर चाहकर भी आपको ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें 3 ही नंबर का एक प्रकार से पोर्टफोलियो है। तो 19 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दहेज प्रथा का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटे में इसका आंसर दिया गया है, ये देखिए। सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, यानी धन में यानी पैसे वगैरह हो गए, और भी सारे जो धन एक प्रकार से होते हैं ना कि दहेज हमें चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तब शादी करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये दहेज प्रथा का अर्थ स्टूडेंट आप देख सकते हैं, और इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने शब्दों में भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि दहेज प्रथा क्या होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका भी मैं उत्तर आपको देने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा जो आपको क्वेश्चन विथ आंसर दे, यानी प्रश्न भी बताएगा और उसको आंसर भी देगा, ऐसा कोई नहीं होगा। सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट तैयारी हम चैनल की कराते रहेंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट की चैनल की तैयारी कराएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय का प्रश्न आ गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको लगभग 50 शब्दों में देना होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। एक गिरती हुई स्त्री पुरुष अनुपात की क्या निहितार्थ है, समझाइए। हमें क्या निहितार्थ को समझाना है। देखिए उत्तर देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र के एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में होता है। लैंगिक या लिंग संतुलन, यहाँ पर देखिए लैंगिक या लिंग संतुलन जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात का महत्वपूर्ण सूचक होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की, यहाँ पर देखिए, परंपरावादी समाज में स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या सामान्यतः 1000 से अधिक ही रहती है। चीन, दक्षिण कोरिया, और यहाँ पर देखिए चीन, दक्षिण कोरिया और विशेष रूप से भारत में अब स्त्री पुरुष अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो 21वीं सदी के प्रारंभ में घटकर 943 यानी 2011 की जनगणना में हो गई। 1000 पुरुषों पर 940 या 43 स्त्रियां रह गई हैं। लिंगानुपात में गिरावट की निहितार्थ, यानी स्त्री पुरुष अनुपात में निरंतर होने वाली गिरावट को कुछ सामाजिक कारकों से जोड़ा जा सकता है, जिसके अनुसार, यहाँ पर देखिए, जिसके अनुसार पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक इत्व दिया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप बेटे को प्राथमिकता देते हैं तथा बालिका शिशुओं की उपेक्षा की जाती है। बालिका जो शिशु है उनकी उपेक्षा की जाती है। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इतने में ही देना है। इसका जो पैराग्राफ था, इसका जो आंसर था बहुत बड़े में था, लेकिन उतना तो लिखना नहीं आपको, तो हमने काट पीट कर इतना इसका आंसर बताया है, और ऐसा ही आपको लिखना है। वहाँ पर सिर्फ आपको पेपर में सिर्फ प्रश्न दिया जाएगा, उत्तर आपको लिखना है। आपने क्वेश्चन का याद करके गए हैं तो आंसर आप ही लिखेंगे। जब आप समझ लेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट, तो आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे ग्रामीण यानी समाज से ही रिलेटेड है। आसपास के लोग, सोसाइटी जो भी है, उसी से रिलेटेड ही आपका पूरा सब्जेक्ट है। वो सारी चीज़ें आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो 21 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, देख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए, परिवार के विभिन्न रूप को क्या हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। परिवार के विभिन्न रूप के बारे में बताइए, परिभाषा दीजिए, बताइए इसका आशय क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस घुमाकर पूछे जाएंगे। आंसर जो होगा यही होगा, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, आंसर आप लोग यही लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उत्तर देखिए, परिवार के अनेक स्वरूप होते हैं। मुख्य रूप से परिवार को 2, यहाँ पर देखिए, श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 2 श्रेणियों में, एक एकाकी परिवार, यहाँ पर देख सकते हैं,
पहला है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में कि जिस परिवार में केवल पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ अथवा बिना बच्चों के रहते हैं, उसे क्या है, एकाकी परिवार कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का नाम से ही आपको लगता है यानी पूरी फैमिली। यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार ये अनेक एकाकी परिवारों से मिलकर बनता है। इसमें एक से अधिक युगल यानी यहाँ पे देखिए दंपत्ति होते हैं और अक्सर 2 से अधिक पीढ़ियों से लोग एक साथ निवास करते हैं। एक प्रकार से संयुक्त परिवार यानी सभी मिला जुला कर यानी सारे पूरी फैमिली मिलकर वो एक क्या है, एक प्रकार से संयुक्त परिवार कहलाता है। एकाकी परिवार में जो अपने फैमिली के साथ अकेला अपनी मियाँ बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता है वो हो गया एकाकी परिवार। तो इसी का अर्थ है 2 परिवार के यानी 2 प्रकार के परिवार होते हैं, श्रेणियों में बांटा गया है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। अब इसके बारे में देखिए और है थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट देखिए। पारिवारिक संरचना के आधार पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर अन्य आधारों पर परिवार का वर्गीकरण क्या है, इस प्रकार है। सबसे पहला है यहाँ पर देखिए पितृसत्तात्मक परिवार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमने काफ़ी आप लोगों को वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए समझ लेंगे तो आप इसका आंसर अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। देखिए पितृसत्तात्मक परिवार में होता है, इसमें क्या है, सत्ता जो कि पिता पक्ष यानी ब्रैकेट में देखिए समानता बहुवृद्धि पुरुष जिसे कर्ता कहा जाता है, नियत पुरुष एक प्रकार से कहते हैं ना कि एक परिवार है, वो परिवार में जो मुखिया होता है यानी पूरी जो भार होता है घर का खर्चा या जो भी वगैरह, मतलब एक प्रकार से कहने का अर्थ है घर का खर्चा चलाना, परिवार को चलाना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, तो वो पिता के ऊपर होता है। तो इसी को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। माता वाला देखिए यहाँ पर दूसरा है माता सत्तात्मक परिवार यानी माता के ऊपर, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ पुरुष और महिला का, बाकी का जो सारे प्रोसेस होते हैं वही होते हैं। देखिए मातृ सत्तात्मक परिवार में कि इसमें सत्ता जो है माता या माता के पक्ष के किसी व्यक्ति जैसे मामा में निहित होती है। तो ये यही होता है सत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। परिवार के कितने प्रकार हैं, 2 श्रेणियों में बांटी गई है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। दोनों के बारे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट। और पितृसत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है, इसके बारे में भी आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, ये देखिए उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थों में यानी किन अर्थों में बदली गई है, ये बताना है हमें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं आपको। कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में फीड कर लीजिए। आप हमारे बातों को भी सुनकर समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को, और कॉपी में जाकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अपनी भाषा में एग्जामिनर को कितना अच्छा समझा सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लिखने का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए उपनिवेशवाद के आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता था जिसमें परिवर्तन क्या है, असंभव है। गांवों को अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर समुदाय माना जाता था, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित होती थी। विनिमय का आधार मुद्रा ना होकर वस्तुओं अथवा सेवाएं थी। वस्तुएं अथवा क्या थी, सेवाएं थी। उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होने क्या प्रारंभ हुए। परिवर्तन धीरे धीरे प्रारंभ हुए। मुद्रा पर आधारित व्यावसायिक अर्थव्यवस्था से ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन प्रारंभ हुए। इनसे यहाँ पर देखिए इनसे पारंपरिक वस्तुओं के विनिमय अथवा सेवाओं के विनिमय के स्थान पर पैसे के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को क्या खरीदे जाने लगा, जिससे न केवल जातीय संबंध प्रभावित हुए। यहाँ पर क्या है, थोड़ा आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर आप कितने तक लिख दीजिएगा, आप इतना तक ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रारंभ हुई, इतना तक आप लिख दीजिएगा, इतना आप कट कर दीजिएगा, तब भी आपको एग्जामिनर 6 में से 6 नंबर पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं, इसके बारे में बताइए। जो नारी आंदोलन है, उत्तर देखिए लैंगिक असमानता प्रकृति की देन नहीं है, अपितु यह एक संरचनात्मक समस्या मानी जाती है। लिंग भी जाति एवं वर्ग की भांति सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का एक रूप है, जिसके अपने क्या है अलग लक्षण है। लगभग सभी समाजों में नारियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न रही है। सभी समाजों में जो नारियों की स्थिति है किसके, पुरुषों की, यानी मनुष्यों जो हम जैसे पुरुष हैं उनके
निम्न रही है स्त्रियों की तुलना। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से नारी आंदोलन का परिभाषा हो गया। अब इसके जो मुख्य कदम उठाए गए हैं समस्या का, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन आंदोलन के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है नारियों का पुरुषों के समान अधिकार देना, सती प्रथा जैसी कुरीति को क्या है समाप्त करना। सती प्रथा के बारे में हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। उसके बाद में देखिए लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना, विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को हटाना, यानी एक प्रकार से विधवा हो जाए तो दोबारा से शादी ना करना जो है, इसको प्रतिबंध को हटा देना। उसके बाद में देखिए विधवाओं के साथ किए जा रहे निंदनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार को समाप्त करना कि भैया ये विधवाएं कहीं भी पूजा पाठ में नहीं शामिल हो सकती, अशुभ माना जाएगा। तो ये सारी जो एक प्रकार से कुरीतियाँ हैं, अन्यायपूर्ण व्यवहार है, इसको हटाना। उसके बाद में और देखिए दहेज प्रथा का विरोध करना। तो यानी ये जो नारी आंदोलन में उठाए गए कदम हैं, मुख्य उठाए गए कदम है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से हैं। सती प्रथा वाला है, उसके बाद में क्या है लैंगिक समानता, दहेज प्रथा और विधवा पुनर्विवाह पर जो प्रतिबंध है इसको हटाना। उसके बाद में जो समाज में क्या है एक प्रकार से क्या है अन्यायपूर्ण व्यवहार करना कि भैया ये विधवा है, ये नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नारी आंदोलन से इतिहास के दौरान ये मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, हमने दे दिया है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है अपनी राय में राज्यों की भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित या अहित किया है, इसके बारे में बताइए। हित है या अहित है? राज्यों के भाषा यानी भाषा के आधार पर पुनर्गठन, जो नया राज्य बना भाषा के आधार। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित भी नहीं है, यहाँ पर देखिए हित भी नहीं है तथा अहित भी नहीं है। उत्तर में देखिए अहित इसलिए, यहाँ पर देखिए अहित इसलिए क्योंकि इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है तथा राष्ट्र निर्माण जैसी प्रक्रियाएं बाधित हुई हैं। 1950 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में ये भी क्या है भय विकसित हो गया था कि कहीं भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन आगे चलकर उपविभाजन की प्रक्रिया को क्या है तीव्र ना कर दे। विभिन्न राज्यों में कभी कभी, यहाँ पर देखिए विभिन्न राज्यों में, देखिए विभिन्न राज्य जो थे उसमें कभी कभी भाषा के आधार पर झगड़े भी होते हैं। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर छोटा और कॉन्सेप्ट है, राज्यों को भाषाई पुनर्गठन ने भारत का अहित ही किया हो या भी वास्तविकता के विपरीत है। भाषा पर आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है बल्कि उसे और क्या है मजबूत करने में सहयोग दिया है। भारत में भाषाई समुदाय की भावनाओं की अपेक्षा या उपेक्षा शायद उतनी नहीं की गई है जितनी कि पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में की गई हो। यानी भाषा के आधार पर 1953 में शायद 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। यानी जो सबसे ज़्यादा वहाँ के जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो तेलुगु बोली जाती थी। बोर्ड एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1953 में किसको यानी भाषा के आधार पर अलग किया गया था, तो 4 ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश आएगा, टिक लगा देना, वही सही आंसर है स्टूडेंट। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका भी आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन 26 नंबर। देखिए आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर कि ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वें संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हमें क्या है चर्चा करके बताना है। प्रकाश भी डालना क्वेश्चन पूछ सकता था। तो आंसर देखिए 73वां संविधान संशोधन ग्रामीणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये क्या था? ग्रामीण के जो लोग हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। देखिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों को पंचायती राज अधिनियमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निर्देश दिए गए। ये संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी माना जाता है। पंचायतों की चुनाव समय पर कराने, अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के लिए पंचायतों में स्थान सुरक्षित करने, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत यानी ब्लॉक ताल्लुक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का निर्माण करने तथा इनके अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या करने के आदेश दिए गए हैं। यानी ये जो 26 नंबर क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं कि 73 वह संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण
क्यों था ये बताना है। ग्रामीण समाज के जो आवाज़ सामने लाने के लिए संविधान किस तरह से महत्वपूर्ण था, हमें ये बताना था। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर हमने दे दिया है। तो बेसिकली 6 प्रश्न जो था लघु उत्तरीय का, इसका आंसर हमने आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि कितना 3 शायद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8-8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, 8 तिरिक 24। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में हमें बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। मान लीजिए इसका नहीं आंसर आपको पता है तो यहाँ पर अथवा भी वाला है समस्या। नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है, 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। इसका आंसर आपको अपने क्वेश्चन बैंक में, समाज शास्त्र के क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। अथवा लगा इसमें भी। महिला आंदोलन की समीक्षा कीजिए, पूर्ण रूप से महिला आंदोलन के बारे में आपको बताना है। क्या था महिला आंदोलन के कदम क्या उठाए गए, परिभाषा दीजिए, कारण बताइए, निवारण बताइए, सारी चीज़ों को बताना रहेगा। दोनों में से किसी एक को और कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए भूमंडलीकरण से होने वाली संस्कृत के यहाँ पर देखिए भूस्थानीयकरण का विवरण दीजिए। अथवा इसमें भी लिखा है, चाहे आप ये सामुदायिक पहचान क्या होती है और वो कैसे बनती है इसके बारे में बताइए। तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से आपको 3 ही करना है, जिसके लिए 24 नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का शब्द सीमा वही है 150 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। तो फिलहाल स्टूडेंट देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को बता दिया और पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ में बताया हूँ। ऐसे ही आपको आंसर देना है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएगा, बस क्वेश्चन चेंज होंगे, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही।